नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह जो उत्तर लेखन की श्रृंखला यहाँ लगातार चल रही है, उसमें आज डे 7 की हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे और इस आंसर राइटिंग के प्रोग्राम के जरिए हम एक बेहतर लेखन शैली विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। लिखना आपने छोटी उम्र में ही सीखा है। आपके अभिभावक या जो आपके टीचर होते हैं, गुरुजन होते हैं, उन्होंने आपका हाथ पकड़कर, आपकी पेंसिल पकड़कर आपको क ख या जो वर्णमाला के अक्षर हैं उन्हें बनाना सिखाया होगा। लेकिन अब वो समय नहीं है। आप बड़े हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। जो नौकरी आप करने जा रहे हैं, जो जॉब आप करने जा रहे हैं, वो एक उत्तरदायित्व है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसी स्थिति में एक सुलझा हुआ दिमाग आपके पास होना आवश्यक है। आपका दृष्टिकोण बेहतर होना चाहिए, तभी आप इतने बड़े क्षेत्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के योग्य बन सकेंगे। और ये जो उत्तर लेखन की शैली है, इसको अगर आप तराश लेते हैं तो यह एक बहुत सकारात्मक प्रभाव डालेगी, क्योंकि सामने वाला आपकी कॉपी देखेगा तो वो तुरंत समझ जाएगा कि आपकी मानसिकता कैसी। तो इसके लिए अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास लगातार आप करेंगे तो अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। वही छोटे बड़े प्रश्नों का जो सिलसिला है वो यहाँ भी चलेगा और इल्बर्ट बिल से हम लोग शुरू करेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था। अगर पेड कोर्सेज ज्वाइन करने की इच्छा है तो ये नंबर है, इस पर संपर्क कर लीजिएगा। फोन करेंगे तो जितनी भी सूचनाएं आप चाहते हैं वो यहाँ से मिल जाएगी। और ये फ्री वाला जो टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आप फायदे में रहेंगे। जितनी भी सूचनाएं, जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलेंगे और जितना स्टडी मटेरियल यहाँ से आपके साथ साझा किया जाता है, शेयर किया जाता है, वो हमेशा परीक्षाओं में सीधे प्रश्न का माध्यम बन जाता है। ये एक अच्छी चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि इल्बर्ट बिल क्या है, ये पूछा है कि इल्बर्ट बिल विवाद क्या है। तो इल्बर्ट बिल विवाद ही हम लोग सुनते ही हैं। इल्बर्ट बिल क्या था ये जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, विवाद में वो तो पता ही चल जाएगा। लेकिन ये बिल कम समय तक रहा और इसका विवाद लंबे समय तक रहा। लोगों के मन में एक जो कटुता है, कड़वाहट है, वो आ जाती है। शुरुआत यूरोपियों से होती है और बाद में भारतीय लोग कड़वी मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। यहाँ होता क्या है, तो पहले आपको शुरू कहाँ से करना है कि ये आता कब है, किसके समय में आता है। तो ये समय था लॉर्ड रिपन का। जिस समय इल्बर्ट बिल आता है तो ये समय लॉर्ड रिपन का था। उस समय यही यहाँ पर राज्य कर रहा था, वायसराय था। ये बात हो रही है रिपन की और इसके कार्यकाल में ये आता है। और इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को, इसके बारे में आप जानते हैं, भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार मिल जाता है जिसमें यूरोपीय नागरिक जो थे वो अभियुक्त होते थे, यानी आरोपी होते थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और इस बिल का उद्देश्य क्या था? असमानता दूर करना। मतलब ये इसी पर्पज से लाया गया था कि अगर भारतीयों को भी यूरोपियों के मैटर में शामिल किया जाता है, मतलब कोई भी जज, कोई भी न्यायाधीश किसी भी प्रकार के मुकदमे की सुनवाई कर सकता है, ये इसका मतलब था। तो ऐसी स्थिति में जो असमानता पैदा हुई है, भेदभाव यहाँ देशी और विदेशियों में पनप गया है, उसको मिटाया जा सकता है। तो इसका पर्पस तो अच्छा था, मतलब ये अच्छे के लिए चलाया गया था। लेकिन इससे होता क्या है, यूरोपीय समुदाय यहाँ नाराज हो जाता है। यूरोप के लोग जो हैं, उनका ऐसा मानना था कि भारतीयों के पास ऐसी योग्यता ही नहीं है कि वो हमारे मामलों में हस्तक्षेप कर सकें या हमारे फैसले ले सकें। ये फैसले लेने वाले वो कौन से होते हैं, मतलब वो कौन होते हैं। वो ये नहीं सोचते थे कि हम पर राज करने वाले वो कौन होते हैं। यहाँ इसकी प्रतिक्रिया ऐसे भी तो हो सकती थी। तो इस प्रकार की उनके अंदर मानसिकता नहीं थी, वो हमें तुच्छ समझते थे और इसी के चलते वो विरोध करते हैं कि ये लोग किसी काम के नहीं, ये लोग क्या फैसला लेंगे। तो हमारे जो मुकदमे हैं उनकी सुनवाई कोई हमारे जैसा ही, मतलब हमारे ही भाई बंधु जो हैं वो करें, ऐसा वो मानते थे। और इसी के चलते यहाँ बगावत होती है, आंदोलन होते हैं, विद्रोह होते हैं और अंत में ये जो बिल है ये वापस चला जाता है। मजबूर होकर वायसराय को इसे वापस करना पड़ता है। और जब ये वापस होता है तो यूरोपीय तो खुश हो जाते हैं, यूरोप की जो जनता है वो यहाँ संतुष्ट हो जाती है। लेकिन अब भारतीय जो समुदाय था, भारतीय जो अभिजात्य वर्ग था, अभिजात्य का मतलब यहाँ पढ़े लिखे से है, तो वो लोग ये समझते हैं या उनके मन में ये बैठ जाता है कि ये ब्रिटिश सरकार जो है ये दिखाती कुछ और है और खाती कुछ और है। मतलब खाने वाले और दिखाने वाले दांत अलग अलग हैं। यहाँ एक भुलावा या छलावा देकर हमें बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया गया है। इनसे कोई सुधार की अपेक्षा करना ही बेकार है। इनसे मदद की उम्मीद मत रखिए। इतना बड़ा सुधार वाला जो बिल है वो इन्होंने पेश किया और उसके बाद उसे एक झटके में हटा दिया। तो ये नाराजगी का कारण भारतीयों में बन जाता है। ये इसके पीछे आप लिख सकते हैं और यही विवाद था। अब इसमें यह भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको डिटेल में लिखना है, तो राष्ट्रवादियों के समक्ष ये स्पष्ट हो चुका था कि यूरोपीय जो है वो अपने हित को कभी दांव पर नहीं लगाएंगे। अगर उनके जान पर आ बनेगी या उनकी प्रतिष्ठा पर आ बनेगी तो वो अपने ही पक्ष में फैसला लेंगे, वो निष्पक्ष होकर निर्णय नहीं करेंगे। ये चीज़ें। और जो शिक्षित भारतीय मध्य वर्ग था, उन्होंने संगठन और बैठकों के माध्यम से ये एक ज्ञापन भेजकर
मांग की थी, डिमांड की थी कि समाचार पत्रों और कालम और लेखों के माध्यम से अपने पक्ष रखे जाएं। मतलब यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, अपने पक्ष को रखने का प्रयास कर रहे थे। और अपनी बात को रखने का जो तरीका होता है वो मीडिया होती है, चाहे वो प्रिंटिंग मीडिया हो या जो डिजिटल मीडिया हो। तो उस समय डिजिटल वाला जमाना तो था नहीं, तो जो प्रिंटिंग प्रेस थे वो बड़ी मदद करते थे। तो समाचार पत्रों के माध्यम से ये अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहे थे कि ये बिल जो था ये कितना जायज़ था और इसको वापस लेने की जो क्रिया है वो कितनी बेकार है। अब इल्बर्ट बिल विवाद के बाद दिसंबर 1883 में, ये समय था दिसंबर 1883 का, इसमें प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें संपूर्ण भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पूरे भारत से कोने कोने से लोग आए थे और इन रिप्रेजेंटेटिव्स ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए जाने वाले नस्लीय भेदभाव की निंदा की। अब जब इल्बर्ट बिल वापस जाता है तो जो नस्लीय भेदभाव था वो और ज़्यादा यहाँ पे नग्न हो जाता है, खुल जाता है, एकदम से सामने आ जाता है। तो उसकी यहाँ कठोर निंदा होती है। और निश्चित तौर पर इल्बर्ट बिल जो विवाद था या इल्बर्ट विवाद था, इसने भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग पर बहुत गहरा असर डाला और पहली बार मध्यम वर्ग को अपने अधिकारों की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत और व्यापक प्रभाव वाले राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। क्योंकि कोई भी पार्टी अगर आप बनाकर सामूहिक रूप से विरोध करते हैं या अपनी बात को रखते हैं तो उसको लोग सुनेंगे, और एक एक आदमी जाकर चिल्लाएगा, नारा लगाएगा या भाषण देगा तो उसको सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए पार्टियां बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप ऐसे अपने ढंग से लिख सकते हैं। 125 शब्दों की शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए पहले आप बताइएगा कि इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, किसके समय में आया था, कैसा था। उसके बाद तब भारतीयों की इसके प्रति जो प्रतिक्रिया थी वो क्या थी, और अंत में इसकी आलोचना जो कमेंट वाला सेक्शन है उसको लिखना मत भूलिएगा। इतना पर्याप्त है। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि भारत ने उनके भौगोलिक स्थानों के साथ जो विभिन्न प्रकार की चर्चा है, माफ कीजिएगा, विभिन्न प्रकार की जो वर्षा है उसकी व्याख्या कीजिए। यहाँ कहा गया है कि भौगोलिक स्थानों के साथ साथ जो विभिन्न प्रकार की वर्षा यहाँ होती है, वर्षा की भी जो प्रकृति है वो अलग अलग है, तो उसकी हमें व्याख्या करनी है। और अत्याधिक वर्षा के कारण जो संभावित खतरे हैं उसको आपको उजागर करना है। अतिवृष्टि जो होती है वो कभी भी लाभदायक नहीं होती, आप जानते हैं। अति सर्वत्र वर्जिते, ये एक कहावत है, तो कहावत यहाँ सार्थक होती है। वर्षा न हो तब भी बुरा, और अगर बहुत ज़्यादा हो तब भी खराबी है। तो यहाँ ज़्यादा जो होती है उसके क्या संभावित खतरे हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो आप ऐसे शुरू करिएगा, इसमें लिखने के लिए बहुत कुछ है कि वर्षा एक विशेष अवधि में प्राप्त पानी की बौछार की मात्रा है। एक खास मौसम होता है उस समय होती है, और एक निश्चित अमाउंट में या जो एक तय सीमा है उसमें पानी प्राप्त होता है। वर्षा में बौछार, बर्फ गिरना, ओले, धुंध, ये सब आते हैं। मतलब वर्षा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पानी बरस रहा है और वही बारिश है, ऐसा नहीं है। इसमें बर्फ गिरना, ओला गिरना या जो धुंध है वो भी आती है। और वर्षा को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। यहाँ इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 पार्ट में किया जा सकता है। एक तो परंपरागत वर्षा होती है, इसको आप लिख सकते हैं। एक पर्वतीय वर्षा होती है, उसी प्रकार से एक वाताग्र वर्षा होती है। वाताग्र जो फ्रंट बनते हैं उन पर जो उनके आधार पर जो वर्षा होती है वो इसमें जिम्मेदार होती है। ये सब वर्षा के प्रकार हैं। और वर्षा के द्वारा जो खतरे हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले जो वर्षा की वैरायटी है उसको देख लेते हैं। जो परंपरागत वर्षा है, जो पहला प्रकार है परंपरागत वाला, तो ये परंपरागत चीज क्या है, ये ट्रेडिशनल है। तो किस मामले में है, इसमें आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार की वर्षा उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से गर्मी के महीनों में होती है। जब दोपहर के दौरान सौर तीव्रता यानी जो सूर्य का तापमान है उसकी जो गर्मी है वो बढ़ जाती है, तो बड़े पैमाने पर नमी तेजी से वाष्पित हो जाती है। नमी जो है वो वाष्प बनकर आसमान में पहुंच जाती है और आर्द्रता को बढ़ा देती है। जो ऊंचाई है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा पानी संग्रहित है और सूर्य का खूब तेज प्रकाश इस पर पड़ रहा है, तो क्या होगा, ये पानी भाप बनकर उड़ेगा, वाष्पीकृत होगा, और वाष्पीकृत होकर ये बादलों का निर्माण करेगा, संघनित होगा, बादल बनेंगे। ये स्थितियां हैं। और वही बादल जो है ये वर्षा करते हैं। ऐसी जो वर्षा है इसे आप भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, माफ कीजिएगा, जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहां भी देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये ऊंचाई पर जाकर घनीभूत यानी वही संघनित हो जाते हैं और आमतौर पर एक छोटे क्षेत्र तक सीमित होकर वर्षा करते हैं। और यह वर्षा कम अवधि की होती है, मतलब शुरू होते ही तेज रफ्तार में शुरू होती है, मूसलाधार, और बहुत जल्दी ही इसका पानी खत्म हो जाता है और ये समाप्त हो जाती है। ये चीजें हैं। इसके बाद उदाहरण के तौर पे अगर भारत के संदर्भ में आपको बात करनी है तो भारत में इस प्रकार की वर्षा जो मैदानी क्षेत्र है वहां विशेष रूप से उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहां देखी जाती है। और कब देखी जाती है, तो जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तब देखी जाएगी, यानी गर्मी के मौसम में या गर्मी के महीनों में इस प्रकार की वर्षा देखी जाती है। इसके बाद जो दूसरी वाली है वो कौन सी है, दूसरी वाली है पर्वतीय वर्षा। दूसरी जो वैरायटी है वो पर्वतीय है। तो पर्वतीय वर्षा किस प्रकार की होती है, यह वर्षा का जो रूप है ये एक पर्वत के आधार और हवा की तरफ वाले हिस्से पर होता है।
यानी यहाँ वर्षा के लिए पर्वत का होना, पहाड़ का होना आवश्यक है। चूंकि नमी से भरे बादल उच्च पर्वतों पर पहुंचते हैं और ढलान पर चढ़ते हैं। पहाड़ की संरचना कैसी होती है? ऐसी होती है, ऊंचाई होती है और दोनों तरफ ऐसे ढाल होता है, यही पहाड़ होते हैं। उभार को ही तो पहाड़ कहते हैं। बड़ा अगर उभार उत्पन्न हो गया अर्थ की सतह पे तो उसको हम लोग पर्वत कहेंगे। अब यहाँ पर जो ढलान होती है उसके सहारे ये चढ़ते हैं, मतलब ऊपर की ओर ये गति करते हैं। और परिणाम स्वरूप जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं इनमें जो संघनित होने की घटना है, मतलब एकजुट होने की घटना है, वो होने लगती है। और जब संघनन एक हद तक पहुंच जाता है तो ये बादल बनते हैं और वर्षा का निर्माण करते हैं। और इस बारिश का परिणाम ये होता है कि मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं कि इस बारिश के परिणाम स्वरूप आमतौर पर पर्वतों के दूसरी ओर कुछ जो क्षेत्र होते हैं उसमें सूखा पड़ जाता है। मतलब बादल जो है वो कैसे हैं, एक तरफ बरस रहे हैं और दूसरी तरफ का हिस्सा शुष्क रह जाता है, तो वहाँ के कुछ इलाके एकदम से सूखे हो जाते हैं, सूखा पड़ जाता है। जैसे पश्चिमी घाट भारत में पर्वतीय वर्षा का आदर्श उदाहरण है। यहाँ बात हो रही है पश्चिमी घाट की, तो नीचे वाला हिस्सा भारत का आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा आपका पश्चिमी घाट है। और यहाँ पर जो पर्वतीय वर्षा होती है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मतलब होता क्या है कि एक तरफ आपको वर्षा का पानी प्राप्त होता है और दूसरे तरफ का जो हिस्सा है वो कैसा है, वो शुष्क रह जाता है, सूखा रह जाता है, क्योंकि उधर बरसात होती ही नहीं है या बहुत कम होती है। इसी प्रकार से मेघालय की पहाड़ियों और हिमालय की तलहटी में भी इस प्रकार का जो उदाहरण है वो देखा जाता है। तो इस प्रकार के नमूने वहीं मिलेंगे जहाँ पहाड़ होंगे, और पहाड़ों की स्थिति कहाँ कहाँ है ये आप बेहतर जानते हैं। इसके बाद वाताग्र वर्षा, जो फ्रंट वाली यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है उसकी बात की जा रही है। तो वाताग्र वर्षा कब होती है? यह जब दबाव अंतर तूफान और चक्रवात बनता है तो उसके द्वारा इसका जो परिमाण है वो देखा जाता है। यानी चक्रवाती प्रणाली बड़ी मात्रा में वर्षा लाएगी क्योंकि यह भूमि के करीब पहुंचती है। और इसी तरह से जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, चक्रवातों के बारे में आपने पढ़ा है, तो जो समशीतोष्ण चक्रवात होते हैं वो गर्म और ठंडे वाताग्र की सीमा पर वर्षा करते हैं। वाताग्र का मतलब यहाँ पे जो वायु है उसके अग्रभाग से है। यहाँ वाताग्रों का निर्माण तब होता है जब दो वायु राशियाँ यहाँ पर एक दूसरे के साथ संचरण करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। और ये वाताग्र वर्षा उदाहरण के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो तटीय भारत, विशेष करके जो बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले प्रभावित राज्य हैं, उसमें देखी जाती है। इतना हमने लिखा। यहाँ तक हमने वर्षा की वैरायटी जो भारत में हो सकती थी उसका वर्णन किया। लेकिन अभी जो अतिवृष्टि है उसका क्या नुकसान हो सकता है ये आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बादल फट सकते हैं। अब बादल फटना क्या होता है? तो अत्यधिक वर्षा के माध्यम से सबसे बड़ा जो बादल फटने की खतरा है उसको देखा जा सकता है। मतलब ये एक बड़ी घटना है। और अल्प अवधि में वर्षा की जो बहुत भारी भरकम मात्रा है वो यहाँ दिखाई देती है। बादल फटने का मतलब ये नहीं कि बादल में कोई एक छेद कर दिया और वो फट गया गुब्बारे की तरह, ऐसा नहीं होता। यहाँ मतलब ये है कि बहुत झटके में और बहुत मूसलाधार पानी गिरता है, बहुत वेग से, ऐसा लगता है कि कोई बाल्टी और ड्रम से पानी गिरा रहा है, इस प्रकार से। तो वर्षा की एक जो अप्रत्याशित स्थिति है उसको यहाँ बादल फटना कहा जाता है। ये पहला खतरा है। इसके बाद भूस्खलन। अगर वर्षा अपनी सीमा से ज़्यादा होगी तो भूस्खलन जो है वो एक नियमित क्रिया बन जाएगी और जंगलों, संपत्तियों या जो जीवन है उसका नाश करेगी ये क्रियाएं। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो जो नदियां हैं और जो जल क्षेत्र है वो अनियंत्रित हो सकते हैं, यानी बाढ़ की जो घटना है वो देखी जा सकती है। इसके अलावा मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, इस प्रकार की घटनाएं हैं। तो बहुत सारे इसके दुष्प्रभाव हैं। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो जो आपको इसमें दुष्प्रभाव समझ में आते हैं वो आप जोड़ सकते हैं। यहाँ जोड़ने की अच्छी खासी गुंजाइश है ना। अब आगे चलते हैं। अगला देखिए, इसमें कहा गया है टेक स्टार्टअप प्रोग्राम क्या है। व्हाट इज टेक स्टार्टअप प्रोग्राम? तो यह एक प्रकार का स्टार्टअप प्रोग्राम है। अब ये है क्या, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, हाल ही में जो टेक्नीशियन या इसे आप टेक्नोक्सियन कहते हैं 2019, इसमें अपने एक B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर वाला जो आयोजन है उसमें यहाँ इन संस्थाओं के नाम भी लिख दीजिए, AICRA, इसने टेक स्टार्टअप प्रोग्राम की शुरुआत की है। किसने शुरुआत की है? इसने की है, इस संस्था ने की है। और इसका उद्देश्य सभी नई कंपनियों और जो तकनीकी नवाचार हैं, इनोवेशंस हैं, उसके लिए इच्छुक नए लोगों को सहयोग और लाभ देना है। मतलब कोई अगर नवाचार का इच्छुक है, कोई नया यहाँ बिजनेस बनाना चाहता है या तकनीकी के क्षेत्र में काम करना चाहता है, कुछ नए आइडिया उसके पास है, तो उसे ये सहयोग देगा। और टेक स्टार्टअप प्रोग्राम चूंकि ये एक तरह का स्टार्टअप है तो यह निम्नलिखित बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। मतलब निम्नलिखित का मतलब यहाँ ये है कि आपको नीचे बिंदुवार लिखना होगा। बिंदुवार भी लिख सकते हैं या एक साथ पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। इसमें कुछ सहयोग है, मतलब किस प्रकार का सहयोग दिया जाएगा इस स्टार्टअप के लिए वो आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखने के तरीके आपके हेडिंग वाले भी हो सकते हैं, बिंदु में भी हो सकते हैं। पहला तो प्रशासनिक सहयोग है।
प्रशासनिक सहयोग किस प्रकार का? तो इसके अंतर्गत एक प्रणाली का निर्माण किया गया है जिसमें विभिन्न ऊर्ध्वाधर स्तरों पर, मतलब जो इसके ऊर्ध्वाधर स्तर है उस पर कारपोरेट सदस्य, शिक्षाविद सदस्य, इसके अलावा जो बिजनेस टू कंज्यूमर सदस्य हैं, इस प्रकार के बहुत सारे मेंबर इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और यह स्टार्टअप को प्रत्यक्ष लक्ष्य समूह से जुड़ने में सक्षम बनाते हैं। ये इनका काम है। इसके बाद जो दूसरा इसमें सहयोग हो सकता है वो वित्तीय सहयोग है। यहाँ आपको 50 शब्दों में ही समेटना है, शब्द सीमा देख लीजिएगा, तो उसके आधार पर संक्षिप्त लिखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। वित्तीय सहयोग में आप क्या लिख सकते हैं? इसके अंतर्गत बहुत सारे जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो आते हैं, उनकी साझेदारी इसमें इन्वॉल्व होती है ताकि जो वित्त संचयन है उसमें स्टार्टअप कंपनियों को मदद मिल सके, धन इकट्ठा करने में इनको मदद हो जाए। और इसके अतिरिक्त जो AICRA है, यह और कंपनियों के बीच में विभिन्न स्तरों पर तालमेल बनाया जाता है। मतलब इनके बीच में जो तालमेल है वो होना जरूरी है, अगर वो ऐसा नहीं होता है तो ये योजना क्रियान्वित नहीं हो सकती है। ऐसे आप लिख सकते हैं। और सबसे बड़ा जो इसमें सहयोग है वो प्रौद्योगिकी का है, मतलब टेक्नोलॉजी का है। तो यह क्षेत्र विशेषज्ञों और उद्योग क्षेत्र की जो भागीदार कंपनियां हैं, मतलब यहाँ पर जो कंपनियां उसमें भाग ले रही हैं उनकी बात की जा रही है, उनकी मदद से स्टार्टअप को प्रौद्योगिकी मार्गदर्शन और सहायता देता है। मतलब स्टार्टअप तो खड़ा करने का काम जो है वो व्यक्ति का है जिससे कि सहायता दी जा रही है, लेकिन उसमें मार्गदर्शन भी जरूरी होता है, गाइडेंस जरूरी होता है। तो वो जो टेक्निकल गाइडेंस है वो यहाँ से मिलेगा। ये चीज़ें हैं, इतने तरह का सपोर्ट इसमें हो सकता है। सबसे पहले आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताना होगा कि ये है क्या। तो ये एक तरह का स्टार्टअप है। और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया है सॉफ्ट पावर कूटनीति यानी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, ये क्या चीज़ है और इसे 50 शब्दों में आपको समेटना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि सॉफ्ट पावर शब्द का प्रयोग, मतलब ये शब्द आया कहाँ से है, पहले तो आपको इसकी जड़ बतानी पड़ेगी, ये कहाँ से पैदा हुआ है। तो इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है, जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उसमें इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके तहत कोई भी राज्य परोक्ष रूप से सांस्कृतिक अथवा वैचारिक साधनों के माध्यम से किसी अन्य देश के व्यवहार और हितों को प्रभावित करता है। मतलब प्रभावित करने का जो ढंग है वो कैसा है, वो संस्कृति के आधार पे यानी कल्चर के आधार पे होता है, या जो उसके विचार होते हैं उसके आधार पर वो प्रभावित करता है, बलपूर्वक नहीं करता। ये एक बड़ी बात है। और देख लीजिए, इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें आक्रामक नीतियों और मौद्रिक प्रभाव का उपयोग किए बिना, आमतौर पर क्या होता है, किसी को आप अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं, उसको अपने जैसा बनाना चाहते हैं या प्रभावित करना चाहते हैं, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो बातचीत के जरिए करिए, उसका दिल जीत लीजिए, उसके अंदर घुसपैठ उसके मन में बना लीजिए, तो वो आपके जैसा हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि बलपूर्वक करिए, अगर आप ताकतवर हैं तो उसको मार पीट कर अपने फेवर में कर लीजिए। लेकिन जो दूसरा वाला तरीका है वो स्थायी नहीं होता। दूसरे वाले तरीके में बगावत की संभावना होती है, यानी वो देश जो है या वो व्यक्ति जो है वो आपसे विरोध कर सकता है। इसलिए पहला वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है। और गांधी जी का भी यही मानना था कि दुश्मन का विरोध करने से अच्छा है उसका हृदय परिवर्तन करने की जो कामना है वो कीजिए, मतलब उसका हृदय ही बदल दीजिए, अपने आप ही वो आपके दुश्मन से आपके मित्र में तब्दील हो जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ भी हैं। यहाँ ये कहा जा सकता है कि आक्रामक नीतियों को अपनाए बिना या मौद्रिक जो प्रभाव है, मतलब धन की जो अकड़ है उसको दिखाए बिना यहाँ पर जो अन्य राज्य हैं उनको प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। सॉफ्ट पावर इसका नाम है, तो यहाँ मुलायमियत से काम लिया जाता है। और इसकी अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो जोसेफ ने हैं, मतलब ये प्रोफेसर थे, उनके द्वारा किया गया था। जो जोसेफ ने हैं इनके द्वारा किया गया था। ये व्यक्ति हैं और ये हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रोफेसर थे। अब सॉफ्ट पावर कूटनीति के लोकप्रिय होने का क्या कारण है? ये शब्द जो है इतनी चर्चा में है तो इसका मतलब ये है कि कुछ खास होगा। तो खास ये है कि सॉफ्ट पावर नीति के अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। जब आप नरमी से काम लेंगे तो लोग आपके मित्र बनेंगे, सहयोग करेंगे आपका, तो वही चीज़ है। और इससे संबंधों को मजबूत किया जा सकता है, जबकि हार्ड पावर जो यहाँ पे रणनीतियाँ हैं वो विरोध का कारण बनती हैं, दुश्मनी का कारण बनती हैं। हार्ड पावर की तुलना में सॉफ्ट पावर नीति में संसाधनों का प्रयोग और लागत प्रभावी जो तरीके हैं वो यहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और डिजिटल क्रांति के वर्तमान युग में राज्यों के बीच संपर्क और सद्भाव का जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। और इस क्षेत्र में यानी इस संदर्भ में जो सॉफ्ट पावर रणनीतियाँ हैं वो ज़्यादा काम करेंगी हार्ड पावर की तुलना में। तो यहाँ पर कठोर रास्ता न अपनाकर जो नरम रवैया है उसको अख्तियार करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, 50 शब्दों में आपको कितना लिखना है ये आप लिख लीजिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा। यहाँ डिटेल में एनालिसिस इसलिए की जाती है ताकि आप उसे समझ लीजिए। जो टॉपिक है आप समझे रहेंगे तो आपको लिखने में सुविधा होगी। अब यहाँ देखिए 25 शब्दों वाला जो सबसे छोटा जो पतलू प्रश्न है वो आपके सामने है
और इसमें आपको डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में लिखना है। 25 शब्दों में आपको लिखना है और 2 अंक मैक्सिमम मिलने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें फैलाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पे पूरा एक एसे, एक निबंध तैयार किया जा सकता है अच्छा खासा, बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, लेकिन सिर्फ आपको जो मुख्य चीज़ें हैं वही वर्गीकृत करनी है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, बताइए इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व की जा सकती हैं। देखिए इसमें लिखिएगा कि भारत सरकार ने वर्ष 2015 में भारत को डिजिटल रूप से सशक्त, ये जो शुरुआत है ये कब होती है, यहीं से आप स्टार्ट करिए। तो 2015 इस समय जो वर्तमान भारत सरकार है, सत्ताधारी पार्टी है, उसने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त और सामाजिक और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने का जो प्रयास है वो शुरू किया। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ हर चीज़ का जो डिजिटलाइजेशन है, मतलब यहाँ डिजिटल बनाने की जो प्रक्रिया है या दौर है वो स्टार्ट होता है हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो या अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, सब में डिजिटल व्यवस्था को लागू करने की पुरजोर कोशिश तभी से चल रही है। और इस उद्देश्य से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत होती है। ये जो कार्यक्रम है ये उसी उद्देश्य को, उसी पर्पज़ को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए यहाँ तैयार किया गया है। और यह एक विस्तृत और समग्र कार्यक्रम है, मतलब ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत सब कुछ आता है। जिन जिन क्षेत्रों को आप डिजिटल बनाना चाहते हैं वो सारे क्षेत्र और उनके अंदर क्रियान्वित होने वाली जो योजनाएं हैं इसके संबंध में, वो सब इसी का हिस्सा है। तो इसलिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है और इसे सभी भारतीय जो राज्य सरकारें हैं, मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने लागू किया है। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ये इसका संयोजक है, मतलब यहाँ प्रायोजक या जो संचालन का काम है वो कौन कर रहा है, ये भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या विभाग है वो यहाँ पर ही काम कर रहा है। अब डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या हो सकता है, ये जो डिजिटल इंडिया नाम लिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है। यहाँ उद्देश्य ये है, पहले तो आपको क्षेत्र समझना पड़ेगा। यहाँ डिजिटल इंडिया के केंद्र के जो 3 मुख्य क्षेत्र हो सकते हैं। क्षेत्र ये है कि प्रत्येक नागरिक के लिए सुविधा के रूप में बुनियादी ढांचा हो, गवर्नेंस और मांग आधारित सेवाएं हो और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण हो। ये सबसे अनिवार्य चीज़ें, मतलब वो डिजिटल रूप से मजबूत रहेंगे तभी तो जो डिजिटल इंडिया है वो क्रियान्वित होगा। और भी चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया का जो लक्ष्य है वो विकास के क्षेत्रों में निम्नलिखित स्तंभों के जरिए एक बहुप्रतीक्षित आवश्यकता जो है उसको उपलब्ध कराना है। मतलब कुछ स्तंभ इसमें आप रेखांकित कर सकते हैं चाहे तो, मतलब ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। नहीं तो आप जो डिजिटल इंडिया का मेन पर्पज है या उसका जो मतलब है उतना ही लिखकर छोड़ सकते हैं, वो भी पर्याप्त होगा। लेकिन अगर लिखना चाहें तो इसमें ब्रॉडबैंड जो हाईवेज है उसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल कनेक्टिविटी जो है, मतलब यहाँ पे संचार माध्यम वाली बात की जा रही है, उसकी सर्वव्यापी पहुंच को आप लिख सकते हैं। पब्लिक इंटरनेट संपर्क कार्यक्रम के बारे में लिख सकते हैं, या ई गवर्नेंस तकनीक के जरिए जो सरकारी सुधार हो रहे हैं उस पर आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। इसके अलावा सबके लिए सूचना वाला जो कार्यक्रम है उसमें आप जुड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन सकल शून्य आयात का जो लक्ष्य है उसको आप लिख सकते हैं, या ई क्रांति सेवाओं की जो इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति है उसको भी आप जोड़ सकते हैं। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम है, न जाने कितनी चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा है, मतलब इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, तो उतना आपको फैलाना भी नहीं। संक्षेप में लिखना है तो बस परिभाषा लिख दीजिए, थोड़ा सा 2 लाइन का उद्देश्य लिख दीजिए और कौन इसका संचालन कर रहा है, कब से हुआ है, बस इतना पर्याप्त है। आगे चलते हैं। अगला जो है उसमें आपको फसाई के बारे में लिखना है। फसाई क्या है, ये है FSSAI। तो पहले तो इसका पूरा नाम ही लिखना होगा। इस प्रकार के जब संक्षिप्त रूप आपके सामने आते हैं तो इसको फैलाना आपकी जिम्मेदारी होती है, और वो भी 25 शब्दों का है तो ये जरूरी हो जाता है। तो इसमें आप क्या लिखिएगा फसाई के बारे में, इसका पूरा नाम जानते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। यहाँ पर हर एक जो अक्षर है उसका अपना मतलब है। तो F से मतलब क्या है, फूड से है, S का मतलब है सेफ्टी, और दूसरा वाला जो S है उसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद A का मतलब है अथॉरिटी, और I मतलब हमारा देश यानी इंडिया। तो ये इसका फुल फॉर्म है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये है क्या और इसका काम क्या है, तो आप देखते होंगे कि जितने खाद्य उत्पाद हैं उनके ऊपर ये मार्क लगा हुआ होता है। ये कैसे बना हुआ है, इसका हिंदी नाम भी जान लीजिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ये इसका पूरा नाम है। अथॉरिटी को यहाँ प्राधिकरण के नाम से संबोधित किया गया है। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, ये जो अधिनियम था केंद्र सरकार का, ये 2006 का है। उसके तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का गठन किया था। यानी जो ये फसाई है इसका गठन कब होता है, इसका गठन होता है ये जो 2006 वाला एक्ट था उसके द्वारा, उसी के प्रावधानों से। और इसका संचालन कौन करता है, 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं।
एक तो कब और किस अधिनियम के द्वारा गठन हुआ है, और दूसरा ये कि ये भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन होकर काम करता है, ये एक बड़ी चीज़ है। तो यह जो संगठन है या यह जो प्राधिकरण है, यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत क्रियान्वित होता है, मतलब उसी के अधीन होकर काम करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, दिल्ली में। ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और यह राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का काम करती है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जो FSSAI है, ये मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की जो सुरक्षित व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करता है। मतलब ये निर्धारित करता है कि कौन सी चीज़ सेफ है, खाने के लायक है और कौन सी नहीं है, और उसके लिए इसके विभिन्न मानक हैं, उन मानकों के आधार पर ये टेस्ट करता है। और इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, जिला, ग्राम पंचायत स्तर पर जो खाद्य पदार्थ हैं उनके उत्पादन और बिक्री के जो निर्धारित मानक हैं उनको बनाए रखने में भी सहयोग करता है। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो थोड़ा विस्तृत है। और यह समय समय पर जो खुदरा और थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता है उसकी भी जांच करता है। मतलब ये खाने योग्य हैं, उपयोग के इस्तेमाल के लायक हैं अथवा नहीं, ये सब देखता है। तो ये सब चीज़ें फसाई के अंतर्गत यानी FSSAI के अंतर्गत आती हैं। इतना आप लिख देंगे तो ये पर्याप्त होगा। अगला जो प्रश्न है उसमें भी आपको 25 शब्दों की ही शब्द सीमा दी हुई है, और इसमें आपको NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसके बारे में लिखना है। ये क्या चीज़ है और ये कब स्थापित हुआ, ये क्या काम करता है, ये सब आपको इसमें वर्गीकृत करना है, वो भी संक्षिप्त में करना है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं ये है क्या। इसका हिंदी में अगर नाम जानना चाहिए तो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल को आप लोग इंग्लिश में, माफ कीजिएगा, ट्रिब्यूनल को आप लोग हिंदी में न्यायाधिकरण कहते हैं। जैसे NGT का नाम आप सुनते हैं, इस प्रकार से और भी बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं। तो इसका नाम है राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, और इसका गठन होता है, यहाँ इसके गठन के बारे में आपको लिखना अनिवार्य होता है। तो NCLAT का जो गठन है ये NCLT के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, यहाँ जो इसका एक्ट है उसको याद रखिएगा, ये है कंपनी अधिनियम या कंपनी एक्ट, और यह जो एक्ट है ये 2013 वाला है, इसमें समय भी याद रखिएगा। तो कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा उसकी जो धारा है 410, इसकी जो धारा है वो कौन सी है, 410 है, उसके आदेशों के तहत या उसके प्रावधानों के तहत इसका गठन किया गया है। और NCLAT ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। ये कैसा है, ये अर्ध न्यायिक है, पूर्ण न्यायिक निकाय नहीं है। और यह कंपनियों संबंधित जो विवाद है उनका फैसला देता है। मतलब एक ट्रिब्यूनल का जो काम होता है वही ये करता है। क्षेत्र इसका कंपनी के विवादों को सुलझाना है। और NCLAT ये 1 दिसंबर 2016 से प्रभावी दिवाला और दिवालियेपन संहिता, दो चीज़ें हैं इसमें। मतलब यहाँ पे इंसॉल्वेंसी की बात की जा रही है और इसके अलावा बैंकरप्सी जो है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो इन दोनों के लिए, इन दोनों की जो धारा है 61, उसके तहत NCLT के द्वारा जो पारित आदेश हैं उसके खिलाफ अपील की सुनवाई करता है। मतलब इसके विरुद्ध जो अपील होती है उन पर ये सुनवाई करता है और फैसला देता है कि क्या गलत है क्या सही है, इस प्रकार की चीज़ें। और NCLAT के किसी भी आदेश से अगर कोई व्यक्ति यहाँ सहमत नहीं होता है, मतलब इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपनी अपील कर सकता है। ये इसका प्रावधान है। मतलब ये पूछा जा सकता है कि भाई ये सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने योग्य चीज़ है या नहीं, तो बिल्कुल है। अगर आप यहाँ से संतुष्ट नहीं है तो जो देश की सर्वोच्च अदालत है वहाँ पे जाके आप दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं और इतना सफिशियंट होगा। अगला जो हमारा मुद्दा है ये भी 25 शब्दों में ही आपको समेटना है। ये है डूरंड कप। डूरंड कप के बारे में और इसके विजेताओं के नाम आपने खूब रटे हैं, लेकिन यहाँ पर डूरंड कप है क्या और कब इसकी स्थापना होती है और कैसे इसका नाम ऐसा पड़ा, या बहुत कुछ इसके बारे में लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना है, सीमित शब्दों में आपको समेटना है। तो इसमें आप ऐसे लिखिएगा। एक चीज़ और है कि इस प्रकार की जो चैंपियनशिप या ट्रॉफी होती हैं उनका संबंध किस खेल से है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है डूरंड कप का संबंध किससे है, ये फुटबॉल से संबंधित है। इसका जो सीधा संबंध है डूरंड कप का वो फुटबॉल से है। तो खेल का नाम पहले, फुटबॉल जो है ये जूते खाने वाली गेंद होती है। मतलब पैर जो लात घूसे हैं वो इनके ऊपर पड़ते हैं, घूसे नहीं पड़ते, लात पड़ती है, और इसमें गोल का बड़ा महत्व होता है। तो फुटबॉल के मैदान में हमें नहीं उतरना है, यहाँ जो डूरंड कप है उसके बारे में चर्चा करनी है। देखिए डूरंड कप जो है ये एशिया और भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इसकी विशेषता यही है, ये सबसे प्राचीन है। वर्ष 1888 में, ये समय देख रहे हैं 1888, इसमें शिमला में भारत में पहली बार फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप आयोजित हुई थी। शिमला में इसका आयोजन होता है पहली बार और ये पहली थी।
और आज भी इस खेल की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यह जो खेल है यह दुनिया की सबसे पुरानी जो प्रतियोगिता है उसमें दूसरा स्थान रखता है। और इसका नाम, इसके संस्थापक, इसका नाम डूरंड क्यों रखा गया? तो इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था सर मॉर्टिमर डूरंड। जो इसके संस्थापक थे उनका नाम था सर मॉर्टिमर, यहाँ आप ऐसे लिख लीजिएगा, मॉर्टिमर डूरंड। और उसी डूरंड में से जो डूरंड है उसको निकाल लिया गया है और इसके आधार पर यहाँ डूरंड कप इसका नाम रखा गया है। तो ये इसके संस्थापक हैं और स्थापना जो इसकी लिखी गई है उसको आप देख ही रहे हैं। वर्ष 1884 से लेकर वर्ष 1894 के बीच में यह जो व्यक्ति हैं मॉर्टिमर डूरंड, ये विदेश सचिव थे। और डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट या डूरंड कप भारत में एक फुटबॉल प्रतियोगिता है और यह पहली बार 1888 में शिमला का जो अन्ना डेल था वहाँ पर आयोजित की गई थी। और यह डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी यानी जो DFTS है उसके अलावा ओसिया द्वारा सह मेजबानी के द्वारा आयोजित किया गया था। और टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना मौजूदा फुटबॉल टूर्नामेंट इसके तौर पे देखा जाता है। मतलब यह जो डूरंड कप है ये एशिया का सबसे, जो अभी तक मौजूद टूर्नामेंट है उनमें सबसे पुराना है। इतना आप लिख देंगे तो सफिशियंट होगा और यही इसका उत्तर होगा। इससे ज़्यादा अगर आप लिखना चाहें तो इसमें कुछ करंट अफेयर जोड़ सकते हैं, जैसे हाल ही के जो विजेता हैं, हालिया जो विजेता टीमें हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं या भारत का इसमें प्रदर्शन लिख सकते हैं। ये कुछ बातें इसमें आप जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही ये वीडियो यही समाप्त होता है। प्रश्नों की जो सीरीज़ है वो लगातार जारी रहेगी, लेकिन आज के दिन की जो आंसर राइटिंग है वो यही खत्म होती है। तब तक के लिए नमस्कार।